Morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. Morning, Good ma'am. morning, ma'am. Fine, ma'am. What about you? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. What about you? I'm also fine, beta. And you are most welcome in the session. And आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं इस चैप्टर को। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूएसए, जहाँ पर इनइक्वालिटी पाई जाती थी, सेम जैसे हमारे इंडिया में पाई जाती है, कहीं रिलीजन को लेके, कहीं कास्ट को लेके, कहीं सोशल बैकग्राउंड को लेके, कहीं इकोनॉमिक स्टेटस को लेके। तो सेम ऐसे ही अमेरिका में, यूएसए में भी भेदभाव होता था। और वहां पर किस चीज को लेके होता था? एफ्रो अमेरिकन लोगों के साथ, जिनके पूर्वज अफ्रीका से लाए गए थे, गुलाम के रूप में खरीद के। तो ये जो एफ्रो अमेरिकन थे, जो कि अफ्रीका से आए हुए लोग थे, अमेरिका में इनके साथ भेदभाव होता था। इन्हें बस में अपनी सीट दे देनी होती थी जब भी कोई अमेरिकन पर्सन आता था। तो किसने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी? नाम याद है आपको? यस, अमेरिका में वो कौन था जिसने अपनी सीट देने से मना कर दिया था सबसे पहली बार? किसी को नहीं मालूम? अरे अभी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना। कौन था वो जिसने अपनी सीट देने से मना कर दिया था? और यस, महक। रोजा पार्क। रोजा पार्क थी ना? यस, मैम। रोजा पार्क थी जिसने Yes, ma'am. अपनी सीट एक गोरे अंग्रेज को, एक गोरे अमेरिकन को देने से मना कर दिया था। और उसके साथ ही ये सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और फाइनली 1964 में ये एक्ट बन गया था कि किसी के भी साथ रेस के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे, या फिर नेशनल ओरिजिन के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। चलिए, तो अभी हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। यस, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी, व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट टैक्स इम्पोर्टेंट? तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडिया में सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं। जितने भी लोग हैं इंडिया में, चाहे जहां भी रहते हो, वो चाहे जंगलों में रहते हो, चाहे पहाड़ों पे रहते हो, चाहे प्लेन एरिया में रहते हो, चाहे बंगलों में रहते हो, चाहे झोपड़ी में रहते हो, सभी के पास ये अधिकार है कि वो वोट डाल सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि किसी डेमोक्रेसी के लिए, किसी एक देश के लिए ये अधिकार जरूरी क्यों है? कौन बताएगा इसका आंसर? अगर ये अधिकार ना दिया जाए तो क्या होगा? मैम, डेमोक्रेसी का मीन्स नहीं होगा कुछ? यस, तब डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब लोगों की सरकार। और अगर ये अधिकार नहीं होगा ना, तो लोगों की सरकार कहाँ आएगी? तब तो जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हाल होगा। जो पावरफुल ग्रुप रहेगा वो अपना नेता चुनेंगे, और उन्हीं की नेता जो आएंगे, जो लीडर्स चुन के आएंगे, वो उन्हीं के फेवर में काम भी करेंगे। ऐसा ही होगा ना? और यस, मैम। Yes, ma'am. जो पिछड़े वर्ग Yes, ma'am. हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए यूनिवर्सल एडल्ट टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हम इस पैराग्राफ पे आते हैं, कहाँ पर दिया है इसके बारे में। स्टार्टिंग में ही दिया था। यस, इक्वल राइट टू वोट। तो ये देखिए, सबसे पहली बात की यूनिवर्सल एडल्ट टैक्स, इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि यही वो पहलू है जो सभी नागरिकों को ये फीलिंग कराता है कि हम बराबर हैं। तो ये आगे देखिए क्या है, आगे क्या लिखना है आपको? द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट टैक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ये इक्वालिटी पे बेस्ड है, क्योंकि
यहाँ पर सभी को बराबर का अधिकार है, सभी लोग वोट डाल सकते हैं। और इसलिए अगर आपको याद हो, हमने स्टोरी में पढ़ा था, कांता भी लाइन लगाकर खड़ी थी, कांता के मालिक भी खड़े थे वहीं पर, और बाकी सारे जर्नलिस्ट भी थे, टीचर भी थे ना वहां पर। तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. उस समय कांता को ये फीलिंग लोग बराबर हैं। तो बिल्कुल एक डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है। It states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community he belongs to, has one vote. तो यहाँ पर देखिए, जिस भी राज्य में कोई भी व्यक्ति रहता हो, देश का प्रत्येक नागरिक, उसके एक वोट की कीमत है। और इसी वजह से वो वोट डालने जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है, कभी कभार ऐसा होता भी है पॉलिटिक्स में, कोई एक वोट से पीछे रह जाता है, कोई एक वोट से आगे निकल जाता है। तो यानी कि हर एक वोट की कीमत होती है। और इससे क्या होता है, सभी को फीलिंग आती है कि वी आर इक्वल, हम लोग बराबर हैं। ओके, Yes. तो इसमें देखिए आपको क्या लिखना है कि यूनिवर्सल लैडर प्रैक्टिस ये बहुत ही एसेंशियल एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? इक्वालिटी पे। ओके, और यहाँ पर सभी Yes, ma'am. उनके हर एक वोट की कीमत है। तो आप केवल इतना ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? यस, एक मिनट। We read the box on Article 15 and state two ways in which the article address inequality. तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 15 वाला बॉक्स एक बार दोबारा से पढ़ना है और बताना है कि कैसे ये आर्टिकल इनइक्वालिटी को चुनौती देता है, यानी कि किस तरीके से ये इनइक्वालिटी को खत्म करता है, ये बताना है। तो अभी आर्टिकल 15 में क्या कहा गया था, आप लोगों को याद है ना? ये पढ़ चुके हैं ना हम सभी? देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, कैसे ये इनइक्वालिटी को चुनौती देता है। पहली चीज, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कि जो हमारी राज्य सरकार है ना, वो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। यानी कि अगर सरकार चाहे भी तो भी नहीं कर सकती है, क्योंकि सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार मिला है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसी के भी साथ किसी भी बिहाफ पर भेदभाव नहीं कर सकती, ना धर्म को देखते हुए, ना नस्ल को देखते हुए, ना जाति को देखते हुए, ना लिंग को देखते हुए, ना उसके जन्म स्थान को देखते हुए। तो इनमें से किसी भी बिहाफ पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, no citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability, liability, restriction or condition with regarded to। ये बस आपको regarded to नहीं लिखना है, condition तक लिखना है ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट बताने हैं आपको कि पहली चीज, हमारी राज्य सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। दूसरी चीज कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी बिहाफ पर मतलब किसी भी बिहाफ पे उसे अयोग्य मानते हुए, या फिर ये उसके सामने कोई कंडीशन नहीं रखी जाएगी कि तुम जब ही यूज करते हो जब ऐसा करोगे, जब ही यूज करोगे जब यहाँ जाओगे। तो उसके सामने ना तो कोई कंडीशन रखी जा सकती है, ना उसे अयोग्य माना जा सकता है। ये भी हमारे आर्टिकल 15 में कहा गया है। तो ओनली आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं। ओके, समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट। Yes. यस, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी स्टोरी याद है आपको, जहां पर उनके स्कूल में उनसे झाड़ू लगवाया गया था पूरा दिन। और दूसरी अंसारी फैमिली, जिन्हें कोई कमरा देने को तैयार नहीं था रेंट पर। तो उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, दोनों में क्या समानताएं हैं? चलिए इसका आंसर बताना है आपको, कौन बताएगा? दोनों में क्या सिमिलरिटीज है? Ma'am, both are discriminated.
यस, बोथ आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द अदर पीपल, दोनों के साथ ही अन्य लोगों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा था, दोनों के साथ भेदभाव हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ कास्ट को लेकर के और अंसारी फैमिली के साथ रिलीजन को लेकर। चलिए, और दूसरी क्या सिमिलरिटी हो सकती है दोनों में? क्या कोई और सिमिलरिटी पाई जा सकती है दोनों में? यस, कौन बताएगा? कोई भी नहीं? दीपिका, आप बताएंगी बेटा? Yes, ma'am. हमें क्या समानताएं हैं अंसारी फैमिली में और ओम प्रकाश वाल्मीकि में? अविरल, Yes, ma'am. बेटा दोनों में क्या समानताएं हैं? नहीं मालूम? एक और चीज है जो दोनों में कॉमन है, क्या? डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ बोथ आर गेट वायलेटेड। तो दोनों का जो आत्मसम्मान है, दोनों का गर्व, दोनों की मर्यादा, इसको ठेस पहुंची है। हुआ है या नहीं? दोनों ही सिचुएशन में हुआ है ना? Yes, प्रकाश वाल्मीकि yes, ma'am. प्रकाश वाल्मीकि के साथ जब बुरा हो रहा था तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत ठेस पहुंची। वो उनके माइंड में ये आया होगा उस समय कि क्यों मैंने इस कास्ट में जन्म लिया, तो उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचती है। और सेम ऐसा ही अंसारियों के साथ भी हुआ था। जब उन्हें प्रॉपर्टी डीलर ने ये सजेस्ट किया था कि आप लोग अपना नाम बदल दो, तब क्या उस समय उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? लगा होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि Yes, केवल ma'am. हमारे नाम की वजह से ही हमें कोई कमरा देने को तैयार नहीं है। यस, देखिए, the dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansari was violated। दोनों की ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, दोनों की ही। तो आपको ये दो कॉमन चीजें बतानी है। पहली क्या हो जाएगा? both are discriminated by the society। दोनों के साथ एक तो भेदभाव किया गया था समाज के द्वारा, और दूसरी चीज द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी वाज वायलेटेड। ओके, दोनों के ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। चलिए अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर लेंगे वाला। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट पे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ? अभी हमें एक टर्म दिया गया था, एक बात कही गई थी कि सभी लोग कानून की नजरों में बराबर हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है एक्चुअल में? क्या मतलब है इसका? चलिए, कौन बताएगा? इस टर्म के थ्रू क्या समझाया गया है? सबसे पहले आपसे यही पूछा है ना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ? तो कानून की नजरों में सभी बराबर है, इसका मतलब अगर आप किसी को समझाना चाहें तो कैसे एग्जांपल देंगे? नहीं मालूम? महक, आपको भी नहीं मालूम बेटा? चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे समझाना है। देखिए, जैसे ये टर्म दे दिया गया कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नजरों में सभी बराबर हैं, और आपको एक्सप्लेन करना है कि कानून की नजरों में सभी बराबर होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और
या फिर एक छोटा सा घरेलू नौकर या फिर एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, वो दोनों बराबर हैं कानून की नजरों में। यानी जो रूल्स हमारे राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को फॉलो करने हैं वही सेम रूल हमें भी फॉलो करने हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे ना वही सेम रूल्स उन लोगों को भी फॉलो करने हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इक्वल राइट टू वोट। यस, इसका आंसर एक बहुत ही बढ़िया, ये एग्जांपल भी दिया था। यहाँ दिया था ये। चलिए तो इसमें आप यही एग्जांपल देंगे, फिलहाल इसमें बताया भी था। इस टर्म की क्या मीनिंग है कि सभी लोग बराबर हैं, तो इसको आपको समझाना है कैसे बराबर है। यस, तो देखिए आप लोग यहाँ से every person is equal before the law. This means that every person from the president of the country to a domestic worker has to obey the same law. अब आगे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, सेम इसी क्वेश्चन में आगे ज्यादा नीचे आ गए। So why do you think it is important in a democracy? आपको क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है? डेमोक्रेसी के लिए ये क्यों जरूरी है कि सभी के लिए एक जैसे कानून बनाए जाए? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? अगर सभी के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएंगे तब क्या होगा? तब क्या हमारे समाज में इक्वालिटी आ पाएगी? No, ma'am. तो No, ma'am. हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी बनाए रखने के लिए, सभी पर्सन को ये फील कराने के लिए कि सब वे सब बराबर है, इसके लिए क्या जरूरी है कि सभी के लिए कानून एक जैसा बनाया जाए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कोई एक डोमेस्टिक वर्कर हो छोटा सा। अभी आवाज किसके यहाँ आ रही है? यस, समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा ना बाद में कि ऐसा क्यों होना चाहिए, तो आप यहाँ से पॉइंट्स लिख सकते हैं कि बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल, क्योंकि भारतीय संविधान सभी को बराबर मानता है। और इसी में आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इसका मतलब दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूड मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। तो ये यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन पहले वो बताना है जो भी मैंने आपको पहले बताया था ना, नीचे एग्जांपल दिया था, पहले आपको वो लिखना है, बाद में ये वाला आंसर लिखना है। तो पहले आप यहाँ से लिखेंगे कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू अ डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉ। उसके बाद क्वेश्चन में से लेना है थोड़ा सा। यस, तो why do you think it is important in a democracy? तो आप पहले ये लिखेंगे कि it is important in a democracy because
फिर आ जाना है ऊपर। यस, फिर यहाँ से लिखना है बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. This means that every individual in the country, including male and female person from all castes, religion, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. Okay, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4. चलिए अभी आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे. यस, तो अकॉर्डिंग टू द राइट, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. तो आपको फिलहाल ये नोटबुक में नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नोटबुक में करना है, ये नहीं करना है अभी, केवल इसको समझना है. तो डिसेबिलिटी एक्ट 2016, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट्स एंड दैट गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. तो अभी 2016 में एक नया एक्ट बना है कि जो लोग डिसेबल हैं, अयोग्य हैं, जो बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं है, तो सरकार इनको भी सबके बराबर का अधिकार देगी. एंड दूसरी चीज और क्या कहा गया था, गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. और हमारी गवर्नमेंट समाज में इनके लिए हर संभव प्रयास करेगी कि ये लोग भी दूसरों के बराबर रहें. The government has to provide free education and integrate children with disability into mainstream school. अब दूसरी चीज की जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, यानी कि ये लोग भी पढ़ेंगे जो डिसेबल हैं. The law also states that all public places including buildings, school etc. should be accessible and provided with ramp. और साथ ही हमारी सरकार ये भी सुविधा करेगी कि जहाँ पर भी ये बच्चे पढ़े वहाँ की बिल्डिंग, स्कूल प्रॉपर हो, रैंप लगे हो, वहाँ पर इन लोगों को लिफ्ट से लाया ले जाया जा सके. तो अभी देखिए आपको इससे रिलेटेड पिक्चर दी है. लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर. आपको ये फोटो देखनी है, यहाँ पर इस बच्चे को सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है. तो डू यू थिंक द अबाउ लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस. तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो ऊपर कानून बना है अभी हमारा 2016 में, क्या वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है? यस, फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैम हो रहा है. व्हाट, देखिए अभी यहाँ पर रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए एक चीज क्या कही गई थी कि स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल कैसे बनाए जाने चाहिए, एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प. ऐसी हो जहां पर ये पहुंच सके. अब आप ही सोचिए, अगर इस बच्चे को डेली ऊपर से नीचे लाया जाएगा, नीचे से ऊपर लाया जाएगा, तो उसके माइंड में क्या फीलिंग आएगी? क्या वो खुद को दूसरों के बराबर मानेगा? No, ma'am. उसे लगेगा मैं स्पेशल हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत है. उसके माइंड में हमेशा ये चलेगा कि नहीं, मैं बिना सहारे के कुछ नहीं कर सकता, मुझे लाइफ में हमेशा सहारे की जरूरत है. तो वो कभी भी सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाएगा. इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है. बल्कि तरीका कौन सा ठीक है कि इस बच्चे के लिए स्कूल कैसा बनाया जाए, इसकी क्लास ऊपर ना लगाई जाए, नीचे ही लगाई जाए, जहां पर ये अपनी व्हील चेयर से भी जा पाए. ऐसा होना चाहिए ना? Yes, ma'am. यस मैम. कि जहाँ पर ये बच्चा पढ़े वहां पर और बाकी बच्चे भी इसी की तरह होनी चाहिए. इसे नॉर्मल स्कूल में ना भेजा जाए. अगर ये नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगा तो वहां पर सारे बच्चे तो अलग रहेंगे. ये वहां पर खुद को दबा दबा हुआ फील करेगा, ना पढ़ पाएगा ना लिख पाएगा. तो इसलिए इस बच्चे को कहाँ पर भेजना चाहिए? इनके बनाए गए अलग स्कूल में. यहाँ पर दिया है देखिए, मेन स्ट्रीम स्कूल में, वो स्पेशल स्कूल जहाँ पर इसी टाइप के बच्चे पढ़ते हैं. तो वहां पर इसे ये फील होगा कि मैं दूसरों के जैसा ही हूँ और मैं बेटर करके दिखा सकता हूँ. तो वहां पर इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आएगी. ओके, समझ आया सभी को? Yes, ma'am. यस मैम. चलिए, तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4. ये आपको नोटबुक में करना है. नेक्स्ट क्लास में हम सभी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. वर्ड मीनिंग आपको नहीं भेजिए, मैं अभी जस्ट भेजती हूँ और सभी को होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करना है. ओके बेटा?
Yes, ma'am. कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.